तो अभी तक हमने प्रबंध की महत्व, विशेषताएं और उसकी प्रकृति और उसके स्तर के बारे में अध्ययन किया। आज हम व्यवसाय अध्ययन के पहले चैप्टर के अंदर समन्वय के बारे में पढ़ेंगे कि समन्वय किसे कहते हैं, समन्वय का क्या अर्थ होता है, समन्वय के क्या क्या महत्व हो सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे बाकी के इस चैप्टर के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप उस पार्ट का अध्ययन कीजिए, उसके बाद आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले कहा जाता है कि समन्वय प्रबंध का क्या है, सार है। प्रबंध का क्या है, सार है, यानी कि एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस किसको कहा जाता है, कोऑर्डिनेशन को कहा जाता है। देखो मैनेजमेंट के कितने फंक्शन होते हैं, 5 फंक्शन होते हैं। मैनेजमेंट के कितने कार्य होते हैं, 5। कौन कौन सा? पहला कार्य आता है नियोजन करना, दूसरा कार्य आता है संगठन बनाना, तीसरा कार्य आता है उधर नियुक्तिकरण करना, चौथा कार्य आता है उनको निर्देशन करना और 5वां कार्य आता है उन सबका क्या करना, नियंत्रण करना। ये पांचों कार्य समन्वय के बिना अधूरे हैं। ये पांचों कार्य क्या हैं, समन्वय के बिना अधूरे हैं, क्योंकि जब तक आपके इन सब के बीच में तालमेल नहीं रहेगा, झगड़े होते रहेंगे। तो समन्वय क्या करता है, इन पांचों कार्यों को एक धागे में पिरोए रखता है, यानी कि सब में तालमेल लेकर आता है। इसलिए अपन ने समन्वय को क्या कहा है, समन्वय प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध का कोई अन्य कार्य न होकर प्रबंध का क्या माना है, इसको सार माना है। तो देखो संगठन एक ऐसी पद्धति है जो एक दूसरे से सब एक दूसरे पर सभी आधारित होते हैं। प्रबंधक इन भिन्न भिन्न समूहों को और भिन्न भिन्न उद्देश्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे प्रोडक्शन का कुछ अलग उद्देश्य होगा, परचेज डिपार्टमेंट का अलग उद्देश्य होगा, सेल्स का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा। इन सबको जोड़ के कौन रखता है, प्रबंध रखता है। कैसे रखता है, कैसे रखता है, समन्वय के द्वारा रखता है। तो विभिन्न विभागों की गतिविधियों में क्या लेकर आता है, एकता लेकर आता है। समन्वय विभिन्न विभागों, विभिन्न कार्यों के मध्य एकता लेकर आता है, सबको एक दूसरे से जोड़कर रखता है, सब में एक दूसरे में तालमेल लेकर आता है। समन्वय वह शक्ति है जो प्रबंध को अन्य सभी कार्यों को एक दूसरे से क्या करके रखती है, बांध कर रखती है। यह एक ऐसा धागा है जो संगठन के कार्य में निरंतरता, क्रय, उत्पादन, प्रोडक्शन, सेल्स, वित्त जैसे सभी कार्यों को एक दूसरे में पिरोए के रखता है, यानी कि धागे के रूप में रखता है। इन सभी कार्यों को एक दूसरे के तालमेल बनाकर रखता है। तो समन्वय आपने समझा होगा कि समन्वय क्या है, प्रबंध का सार है। यह विभिन्न विभागों को एक दूसरे को जोड़ के रखता है, सब में तालमेल लेकर आता है, सब में एकता लेकर आता है। यह प्रबंध का कोई अन्य कार्य न होकर प्रबंध का क्या माना गया है, इसको सार कहा गया है। कभी कभी इसको अलग से कार्य माना जाता है, लेकिन यह कार्य न होकर क्या है, प्रबंध का सार है। यह प्रबंध का क्या है, सार है, क्योंकि यह व्यक्तिगत परिवर्तनों में एकता लेकर आता है। ठीक है ना। तो आपने समन्वय की परिभाषा अच्छे से समझी होगी। अब तो हम कुछ समन्वय की परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। जैसे समन्वय एक प्रक्रिया है जिसमें एक अधिकारी अपने अधीनस्थों के सामूहिक प्रयास, जो समूह के रूप में वो प्रयास कर रहे हैं, उनको ताने बाने में बांधता है, यानी कि एकजुटता लेकर आता है, उनमें समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उनमें एकता लेकर आ रहा है। ये कौन बोल रहा है, मैकफर्लेट की परिभाषा है। ठीक है ना। कोई भी एक परिभाषा आप याद कर लेना और थोड़ा सा उसके बारे में लिखना, समन्वय से आप क्या समझते हैं। जैसे समन्वय तालमेल लेकर आता है, विभिन्न विभागों जैसे उत्पादन, वित्त, प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग, इन सब में क्या लेकर आता है, एकता लेकर आता है। इन सबको एक धागे में पिरोए रखता है। ये कार्य होता है समन्वय का। ठीक है ना। जैसे ही देखो सारे अलग अलग कार्य कर रहे हैं, इन ये सब अलग अलग काम कर रहे हैं, परंतु फर्म का उद्देश्य, जो संगठन का उद्देश्य है, वो तो एक ही रहेगा। तो समन्वय क्या करता है, इन सबको एकता लेकर आता है, इन सब में। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे समन्वय की विशेषताओं के बारे में या समन्वय की प्रकृति। सबसे पहले प्रकृति ये क्या लेकर आता है,
सामूहिक कार्यों में सामूहिक कार्यों में एकता लेकर आता है। दूसरा, समन्वय कार्यवाही में भी क्या लेकर आता है? कार्यवाही समूह के कार्यों में भी एकता लेकर आ रहा है, समन्वय कार्यवाही में भी एकता लेकर आ रहा है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सभी जगह पाया जाता है, यह सभी प्रबंधकों का उत्तरदायी है। याद रखना, यहां से आपके फिलअप आ जाएगा, समन्वय डैश का उत्तरदायित्व है, तो सभी प्रबंधकों का उत्तरदायी है। यहां से ये फिलअप आ सकता है, समन्वय डैश समझा जाने वाला कार्य है। कौन सा है? सोचा समझा जाने वाला कार्य, यानी कि सोच समझकर अपन समन्वय करते हैं। तो इसकी प्रकृति क्या हो गई? प्रकृति में ये पॉइंट तो आपको हमेशा फिक्स लिखना है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी जगह पाया जाता है। सामूहिक कार्यों में एकात्मकता लेकर आता है, समन्वय कार्यवाही में एकता लेकर आ रहा है, और ये किसका दायित्व है? सभी प्रबंधकों का दायित्व है। मैंने आपको लेवल पढ़ाए थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इन तीनों का उत्तरदायी है कि फर्म में क्या लेकर आए? समन्वय लेकर आए। तो वो सोचा समझे जाने वाला कार्य है। इन सबको अपन एक एक में, इन सभी को अपन एक एक रूप से विस्तृत में पढ़ेंगे। पहला आता है समन्वय सामूहिक कार्यों में एकता लेकर आता है। संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सभी क्रियाओं और व्यक्तियों में क्या लेकर आता है? वो एकता लेकर आने का प्रयास करता है समन्वय। सभी विभागों में वो समन्वय होने से संस्था के उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सकते हैं। मान लो ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये सेल्स डिपार्टमेंट है, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट है, इन सब में अगर एकता होगी तभी तो उद्देश्य प्राप्त होंगे संगठन के। आसानी से उद्देश्य प्राप्त करने के लिए समन्वय होना जरूरी है। समूह के कार्यों को एक केंद्र बिंदु प्रदान करता है। समन्वय क्या करता है? एक केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है। विभिन्न कार्यों जैसे संगठन, नियोजन वगैरह, इन सब में क्या लेकर आता है? केंद्र के रूप में काम करता है। समन्वय कार्यवाही में भी क्या लेकर आता है? एकता लेकर आता है। समन्वय का उद्देश्य समान उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्रवाई में एकता लेकर आना। यह विभिन्न विभागों को जोड़ने की शक्ति का कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी क्रियाएं संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यह समन्वय का कार्य होता है। सबसे पहले कार्यवाही में भी एकता लेकर आता है और सामूहिक कार्यों में भी एकता लेकर आता है। अगला हम पढ़ेंगे, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय कोई एक बार नहीं करते अपन, ये बार बार किया जाता है, इसलिए ये कौन सी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली है। आपको प्रारंभ कहां से होती है? नियोजन से। फिर कहां तक चलती रहती है? नियंत्रण चलती रहती है। जैसे प्रबंध के 5 कार्य होते हैं, नियोजन, संगठन, नियंत्रण, निर्देशन, ये सब कार्य होते हैं। कहां तक चलता रहता है? 5वां कार्य क्या है? नियंत्रण तक चलता रहता है। यह एक ऐसा कोई कार्य नहीं है जो एक बार में पूरा कर दिया जाए, बल्कि यह हमेशा कदम कदम पर इसकी आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए कौन सी प्रक्रिया है ये? नियंत्रण चलने वाली प्रक्रिया है। ये समन्वय कहां पाया जाता है? सभी जगह पाया जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था, समन्वय क्या पाया जाता है? सभी जगह पाया जाता है। चाहे कोई आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, राजनीतिक हो, सभी में समन्वय चाहिए। पॉलिटिकल पार्टी में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, स्कूल में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, कोई हॉस्पिटल है वहां पर भी कोऑर्डिनेशन चाहिए। तो समन्वय सभी जगह चाहिए होता है। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लो, समन्वय सभी जगह पाया जाता है। ठीक है ना? अगर समन्वय नहीं होगा तो क्रियाएं, कार्य सही से नहीं हो पाएंगे। इसलिए समन्वय क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समन्वय क्या है? सर्वव्यापी है। ये 2 पॉइंट तो आपको अच्छे से याद करने हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे, समन्वय किसका उत्तरदायी है? सभी प्रबंधकों का उत्तरदायित्व है कि वो फर्म में, ऑर्गेनाइजेशन में क्या लेकर आए? समन्वय लेकर आए। कोई एक बंदे का कार्य नहीं है। ये मान लो टॉप लेवल है, ये तो कोऑर्डिनेशन कर रहा है, बट मिडिल लेवल वाला नहीं कर रहा, लोअर लेवल वाला नहीं कर रहा। तो सभी का उत्तरदायी है कि संगठन में क्या लेकर आए? समन्वय लेकर आए। जैसे किसी भी संगठन के प्रत्येक प्रबंध का, चाहे उच्च स्तर के प्रबंध को, यह उच्च स्तर तो क्या सुनिश्चित करता है कि नीतियों का क्रियान्वयन सही से हो, जबकि मध्यम स्तर क्या करता है? उच्च स्तर के प्रबंधकों और नीचे के जो लोअर लेवल होता है, प्रथम पंक्ति जिसको बोलते हैं, दोनों के साथ समन्वय करता है।
ये जो मिडिल लेवल है ना, ये टॉप लेवल और लोअर लेवल इन दोनों के साथ कोऑर्डिनेशन करता है, जबकि यह सुनिश्चित करते हैं कौन, लोअर लेवल को अपन प्रचलन स्तर भी कहते हैं। ये योजना सही से हो रही है नहीं हो रही है, कार्य सही से हो रहा है नहीं हो रहा है, ये निश्चित करते हैं। और समन्वय कौन सा कार्य है, सोचा समझा कार्य है। कैसे, क्योंकि देखो एक प्रबंधक विभिन्न लोगों के कार्यों का ध्यान पूर्वक और सोच समझ कर समन्वय करते हैं कि कोऑर्डिनेशन कैसे करना है। वो ध्यान पूर्वक कार्य करते हैं, सोच समझ कर अध्ययन करते हैं उसका, इसलिए कौन सा कार्य है, सोचा समझा कार्य है। किसी भी सदस्य स्वेच्छा से एक दूसरे का सहयोग नहीं करते हैं, जबकि समन्वय इसकी कौन सी सहयोग की भावना बताती है कि एक दूसरे का कैसे सहयोग करना है, तो ये समन्वय बताता है। अब हम पढ़ेंगे समन्वय का महत्व। तो 3 महत्व हैं। पहला, संगठन का आकार, कार्यात्मक विभेदीकरण। तीसरा अपन को किसका लाभ होगा, विशिष्टीकरण का लाभ होगा। पहले आते हैं संगठन के आकार में क्या होगा। बड़े संगठन पे लगे बड़ी संख्या में लोग समन्वय की समस्या क्या कर देते हैं, जटिल बना देते हैं। मान लो छोटा ऑर्गेनाइजेशन है, 4 लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तो आप कोऑर्डिनेशन अच्छे से कर लोगे, परंतु मान लो जहां 1000 का स्टाफ है, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन करना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। वहां समन्वय क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिनाई हो जाती है, क्योंकि सबके हित अलग अलग हो सकते हैं, सबके सोच अलग अलग हो सकती है। इनको सबको एकता लेकर आना, इन सबको एक दिशा में लेकर आना, ये कार्य समन्वय करता है। आगे देखना, प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में विशिष्ट है, प्रत्येक की अपनी कार्य की आदतें होती है, उनकी खुद की पृष्ठभूमि होती है, उनकी खुद की परिस्थितियों से निपटने के तरीके होते हैं, दूसरों से संबंध रखता है वो। वैसे एक अकेला व्यक्ति बुद्धिमानी से कार्य नहीं कर सकता, उसके व्यवहार को न तो सदा से ठीक से समझा जा सकता है और न ही पूरी तरह से उसका अनुमान लगाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति का अपन पूरी तरह से पूर्वानुमान तो कर नहीं सकते, न उसके दिमाग को पूरी तरह से समझ सकते हैं। इसलिए संगठन की कार्य कुशलता के लिए यह अनिवार्य हो जाता है कि एक व्यक्ति समूह के उद्देश्यों को समन्वय के द्वारा एकीकृत किया जाए, यानी कि जो अलग अलग उद्देश्य हैं, अलग अलग प्रजाति के लोग हैं संगठन में, उनको एक ही दिशा में लेकर आना, ये किसके बदौलत होता है, समन्वय के बदौलत होता है। तो समन्वय का पहला लाभ संगठन का आकार में होता है, क्योंकि संगठन का आकार बड़ा होता है, वहां जटिल हो जाती है समस्या समन्वय करने में। तो समन्वय वहां क्या लेकर आता है, विभिन्न कार्यों को एक ही उद्देश्य में पिरो के रखता है। अगला क्या लाभ है, अगला कार्यात्मक विभेदीकरण। सबके कार्य अलग अलग होते हैं, जैसे प्रोडक्शन का कार्य अलग होगा, फाइनेंस का कार्य अलग होगा, मार्केटिंग वाले बंदे का कार्य अलग होगा, इन सभी विभागों के कार्य अलग अलग होंगे। संगठन को बार बार विभागों में, छोटे छोटे प्रभागों में, वर्गों में आदि में बांटा जाता है। समन्वय की समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि इनके अधिकार क्षेत्रों का क्या होता है, द्वंद्वीकरण हो जाता है। इसका अधिकार क्षेत्र अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा। इनका अधिकार क्षेत्र अलग अलग होने से इनके बीच में अवरोधक पैदा हो जाते हैं, जो अधिक मजबूत हो जाते हैं। ऐसे मामले में संगठन में प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए बहुत जरूरी है समन्वय। तो सबके कार्य अलग अलग हैं, सबके अधिकार क्षेत्र अलग अलग हैं, उनको एकता लाने के लिए समन्वय जरूरी होता है। तो कार्य में विभेदीकरण, यानी कि कार्य अलग अलग होते हुए भी उनको एकता लेकर आता है, कौन कार्य करता है, समन्वय कार्य करता है। अगला विशिष्टीकरण। आधुनिक संगठनों में उच्च स्तर का क्या पाया जाता है, विशिष्टीकरण पाया जाता है। विशिष्टीकरण का जन्म कैसे होता है, आप आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे, आधुनिक जटिल जो कार्य होंगे उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से कार्य करेंगे। इन्हें करने वाली विविधताओं के कारण होता है किसका जन्म, विशिष्टीकरण का। इसलिए संगठन में लगे विभिन्न विशेषज्ञों के कार्यों में, जो बहुत सारे विशेषज्ञ काम करते हैं, हर अपनी अपनी फील्ड में सब एक्सपर्ट होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, तो उनमें भी समन्वय लाना, उनके कार्यों में एकता लेकर आना, इसलिए समन्वय की रचना आवश्यक है। क्योंकि विशिष्टीकरण का लाभ अगर आपको लेना है तो उन सब में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है, इसलिए संगठन इसमें
इसलिए यहाँ पर भी समन्वय आवश्यक है। तो हमने अभी तक 3 डिस्कशन किए समन्वय के महत्व में। पहला आकार, कार्य में विभेदीकरण और विशिष्टीकरण के लाभ में भी समन्वय आवश्यक है। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो और प्रथम चैप्टर आपको फर्स्ट चैप्टर हमने अच्छे से खत्म किया है, इसके 5 कार्य अभी हमारे बाकी हैं जो हम आगे आगे आने वाले चैप्टरों में आपको समझाएंगे। संगठन के 5 कार्यों को हम अध्ययन अच्छे से करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर जरूर करें, हमारे चैनल पर सपोर्ट करें। धन्यवाद।